हेलो फ्रेंड्स, सरस्वती सर्वोदय चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लिखित और अलिखित संविधान किसे कहते हैं। ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं, इनमें क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो चलिए समझते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान, तो आप क्या सोचेंगे कि लिखित संविधान उसे कहते हैं जो लिखा हुआ है, यानी जो लिखा हुआ है वो लिखित संविधान, और जो लिखा हुआ नहीं है वो अलिखित संविधान। जबकि वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी देश का ऐसा संविधान हो जो बिल्कुल ही लिखा हुआ नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या है। किसी भी देश के संविधान में लिखित तथा अलिखित दोनों तत्व पाए जाते हैं। यानी किसी भी देश का संविधान हो, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ, कुछ प्रावधान लिखे हुए भी होंगे और कुछ प्रावधान लिखे हुए नहीं होंगे। यानी चाहे कोई भी देश हो, उसके संविधान में लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। यानी कुछ मात्रा में वो लिखा हुआ होगा और कुछ मात्रा में वो लिखा हुआ नहीं होगा। लिखित तथा अलिखित संविधान में मात्रात्मक अंतर होता है। देखिए, पहली बात ये थी कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका संविधान लिखा हुआ ना हो। यानी किसी जो देश का संविधान है उसमें लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। यानी कुछ मात्रा में वो लिखा हुआ होगा, कुछ मात्रा में वो लिखा हुआ नहीं होगा। और ये जो लिखित और अलिखित संविधान है इसमें बस मात्रात्मक अंतर है, यानी मात्रा, क्वांटिटी का अंतर है। यानी अगर किसी संविधान में लिखे हुए की मात्रा अधिक है तो वो लिखित संविधान, अगर किसी संविधान में अलिखित यानी जो लिखे हुए नहीं हैं ऐसे प्रावधानों की अधिकता है तो वो अलिखित संविधान। तो चलिए समझते हैं। यानी जो लिखित, देखिए, कोई संविधान है उसमें लिखित अंश और अलिखित अंश दोनों होते हैं। यानी संविधान कोई सा भी हो, संविधान किसी भी देश का क्यों ना हो, उस संविधान में लिखित अंश और अलिखित अंश दोनों होंगे। किसी भी देश का संविधान हो उसमें लिखित अंश और अलिखित अंश दोनों होंगे। अब वो लिखित संविधान होगा या अलिखित संविधान होगा, ये डिपेंड करता है कि उसमें लिखित अंश अधिक है या अलिखित अंश अलग है, अधिक है। तो देखिए, जो लिखित, अगर लिखित अंश अधिक है और अलिखित अंश कम है, तो यानी जिसकी अधिकता होगी वह संविधान, वही संविधान कहलाएगा। अगर लिखित संविधान की अधिकता है तो संविधान भी क्या कहलाएगा, लिखित संविधान। अगर लिखित अंश की अधिकता है तो वो संविधान क्या कहलाएगा, लिखित संविधान। और अगर लिखित अंश की कमी है और अलिखित अंश अधिक है, यानी लिखा हुआ तो बहुत कम मात्रा में है, ये जो संविधान है उसमें अलिखित तत्व बहुत अधिक है, अलिखित अंश अधिक मात्रा में है, तो ऐसा संविधान क्या कहलाएगा, अलिखित। अभी मैंने बताया था कि जिसकी भी अधिकता होगी वो उसी प्रकार का संविधान होगा। यानी अगर लिखित अंश अधिक है तो लिखित संविधान, और यदि अलिखित अंश अधिक है तो अलिखित संविधान। तो आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। किसी भी देश, कोई भी देश हो, उसके संविधान में दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, लिखित तत्व भी होंगे, अलिखित तत्व भी होंगे। बस फर्क इतना है कि उनकी मात्रा पे डिपेंड करता है। अगर लिखित अंश अधिक है तो वह लिखित संविधान, यदि अलिखित तत्व अधिक है तो अलिखित संविधान। अब हम समझेंगे कि लिखित हम कैसे पहचान करेंगे, ये पहचान हमें कैसे होगी कि कोई, किसी देश का जो संविधान है वो लिखित है या अलिखित है। तो चलिए कुछ अंतर हैं जिनके माध्यम से ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि किसी देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है। इसमें हम पहला अंतर देखते हैं कि लिखित संविधान वाले देशों में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। यानी देखिए, ऐसा कोई देश जहां पर बैठकर संविधान सभा का गठन करके संविधान का निर्माण किया गया है, देश में कौन कौन से कानून लागू होने चाहिए,
देश का मॉडल कैसा होना चाहिए, इन सबको सोच विचार करके संविधान बनाया गया है, संविधान निर्मित किया गया है। तो वहां पर जो सर्वोच्चता होगी वो भी संविधान की होगी, क्योंकि पूरे देश के लिए बनाया गया है और देश उसी के अनुसार चलना है। जब संविधान के अनुसार ही चलना है देश, तो सर्वोच्चता किसकी हुई, संविधान की। तो देखिए, यही इसका अंतर हम, इसका विपरीत हम अलिखित संविधान में देखते हैं कि अलिखित संविधान वाले देशों में संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है। देखिए, जो अलिखित संविधान वाले देश होते हैं वहां पर परंपरा, प्रथा और न्यायालय के निर्णय, संसद के जो कानून है उनकी सर्वोच्चता होती है। यानी जो संसद ने कह दिया वो पूरे देश में लागू हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि संविधान के आधार पर कोई कानून बनेगा, जो वो संसद है जो कानून बनाएगी, जो विधायिका जो कानून बनाएगी वो किसके आधार पर बनाएगी, संविधान। तो उसके बाद जब वो कानून बन जाता है तो वो पूरे देश में लागू होता है। यानी जो अलिखित संविधान वाले देश हैं वहां तो जो उसी विधायिका को, संसद को ठीक लगा, उसने वो कानून बना दिया, पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन हमारे जैसे लिखित संविधान का बढ़िया उदाहरण है भारत। देखिए, हमारे भारत में क्या होता है, क्या ऐसा होता है कि संसद को अच्छा लगा, चलो इससे ही हम नियम बना देते हैं, और नियम बना दिया। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। जहाँ पे लिखित संविधान होता है वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ पर उस संविधान के आधार पर, संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उन्हीं के आधार पर कानून बनाया जाता है और पूरे देश में लागू किया जाता है। तो यानी इन बातों से तात्पर्य क्या निकला कि यहाँ तो संसद बना रही थी, जो संसद ने कह दिया सर्वोपरि हो गया। यहाँ पे जो संसद है वो जो भी कानून बनाएगी तो संविधान के अनुसार बनाएगी। तो यानी यहाँ पर क्या परिणाम निकला कि यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। यानी संसद अपने मन से कुछ नहीं कर सकती, जो भी करेगी संविधान के आधार पर करेगी। तो यहाँ पे कौन सर्वोच्च हुआ, संविधान। जबकि यहाँ क्या है कि लिखित संविधान है नहीं, परंपराओं से परंपराओं के माध्यम से या फिर जो न्यायालय के निर्णय हैं या प्रथाएं हैं उनके माध्यम से शासन का संचालन हो रहा है। तो जो भी किसी कानून की आवश्यकता होती है तो जो संसद है वो अपने स्वयं की मर्जी से बना देती है। तो यहाँ पे किसकी सर्वोच्चता हुई, संसद की। यानी जो लिखित संविधान है वहां पर संविधान की सर्वोच्चता, जहाँ पे अलिखित संविधान है वहां पर संसद की सर्वोच्चता। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लोकतंत्र में लिखित संविधान को प्राथमिकता दी जाती है। लोकतंत्र यानी जहां पर जनता शासन कर रही है, जहां पर जनता शासन कर रही है। तो सोचिए, अब भारत जैसे बड़े भूभाग में 140 करोड़ की जनसंख्या निवास कर रही है। अब ये सभी कहने लगे कि हम शासन करना चाहते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। जब इतनी विविधता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए संविधान की जरूरत होती है। यानी कुछ नियम बनाए जाएंगे, कुछ शर्तें होंगी, कुछ योग्यताएं होंगी कि शासन कौन करेगा, कैसे करेगा। जब जनता को शासन करना है और जनता इतनी बड़ी संख्या में, तो वहां पर कौन से संविधान की आवश्यकता होगी, लिखित संविधान की। यानी लिखित संविधान में सब कुछ वर्णन हो। जबकि इसके विपरीत राजतंत्र यानी जहाँ पे राजा का पुत्र राजा बनता है, या निरंकुशता यानी निरंकुशता में जो एक व्यक्ति शासन पर आ गया, अब वो जब तक या तो उसकी मृत्यु ना हो या फिर उसे कोई पद से हटाए ना, वो भी उसी तरीके से जबरदस्ती करके, तो तब तक वह उस पद पर आसीन रहता है, उस पद पर बना रहता है। तो ऐसे शासन क्या कहते हैं, तानाशाही। तो राजतंत्र हो या तानाशाही या निरंकुशता, ऐसे देशों में अलिखित संविधान को प्राथमिकता दी जाती है। अब देखिए, ऐसा कोई नियम तो नहीं होता कि जनता चुन रही है कि अच्छा राजा का बेटा है इसे हम चुनते हैं। वहां कोई जनता की मर्जी नहीं होती। वहां तो जिसने भी राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लिया वो राजा बनेगा, उसमें जनता की कोई भूमिका नहीं होती। जो भी राजा को अपना पुत्र योग्य लगता है वह उसे राजा बना देता है, उसमें उसकी जनता की कोई भूमिका नहीं है। तो वहां पे कोई नियम कानून की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि जनता वोट डालने जाएगी
जनता ये करेगी, जनता को, वहाँ जनता का कोई भी भूमिका, कोई भी रोल नहीं है। तो ऐसे देशों में लिखित संविधान की आवश्यकता क्या? तो वहाँ पे अलिखित संविधान को प्राथमिकता दी जाती है। यानी जहाँ राजा का बेटा राजा बन रहा है, या फिर अब मान लीजिए हम, मतलब देश है निरंकुश और वहाँ हमने लिखित संविधान बना दिया कि अच्छा तुम इसे इस तरीके से हटाओगे, तो फिर वहाँ पे कैसे रह गया वो निरंकुशता ही कैसे रह गई? निरंकुशता यानी जबरन या फिर जबरदस्ती शासन करना, वो क्या हुआ? वो हुआ निरंकुशता। जो निरंकुश है तो वहाँ पे लिखित संविधान का कोई औचित्य नहीं है। तो आई होप आप ये दोनों विभेद यानी अंतर समझे होंगे कि लिखित संविधान वाले देशों में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, सबसे ऊपर वहाँ पे संविधान होता है, जबकि अलिखित संविधान वाले देशों में किसकी सर्वोच्चता होती है? संसद की। संसद ने जो कह दिया वही सही है। जबकि लोकतंत्र में लिखित संविधान को प्राथमिकता दी जाती है, यानी जहाँ जनता शासन कर रही है वहां पर, जहाँ पर जनता शासन कर रही है वहां पर लिखित संविधान की आवश्यकता होगी। नियम सारे लिखे हुए होने चाहिए। जबकि इसके विपरीत जहाँ राजतंत्र है वहां पर लिखित संविधान की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां पे इतने नियम कानून नहीं होते कि निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होंगी, ये सब कुछ कुछ भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए वहां पर लिखित संविधान की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, परंपराओं के अनुसार ही शासन का संचालन होता है। चलिए अब आइए देखते हैं लिखित संविधान का तीसरा लक्षण क्या है। जो लिखित संविधान होते हैं उन्हें एक निश्चित टाइम पीरियड में लिखा जाता है। उन्हें लिखने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है। जैसे भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, उन्होंने लगभग 56 देशों का संविधान इकट्ठा किया और उन 56 देशों के संविधानों को जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके द्वारा लगभग 6 महीने में उनका अध्ययन किया गया। फिर उनके प्रावधानों को देखकर कि हमारे भारत के परिवेश, हमारे भारतीयों के लिए कौन कौन से प्रावधान अनुकूल हैं, उनके लिए लाभदायक हैं, उन प्रावधानों को और उसमें और संशोधन करके और उन्हें हमारे भारतीय परिवेश के अनुकूल बनाकर संविधान में लिखा गया। तो यानी जो लिखित संविधान है वो लिखा जाता है, जबकि जो अलिखित संविधान है वो विकसित होता चला जाता है। परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती रहती हैं, प्रथाएं चलती रहती हैं। संसद ने कानून बनाया, न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, उसके अनुसार वो विकसित होता चला जाता है। यानी जो लिखित संविधान है वो एक टाइम पीरियड में लिखा गया, एक निश्चित तारीख से, डेट से, तिथि से स्टार्ट हुआ और वो एक निश्चित डेट में जाके लिखा गया, कंप्लीट हो गया। जबकि जो अलिखित संविधान होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें निरंतरता होती है, वो विकसित होता चला जाता है, उसका एंड नहीं होता। तो देखिए अगला फोर्थ लक्षण देखते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जो भारतीय संविधान है उसका जो निर्माण है वो उसे निर्मित किया गया, वो उसका विकास नहीं हुआ, वो निर्मित किया गया, वो लिखा गया। एक सभा बनी, वो सभा एक दूसरे से सलाह परामर्श करके संविधान को लिखती थी। तो जो संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है, यानी एक सभा बनती है उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है। जबकि जो अलिखित संविधान है उसका तो विकास होता आ रहा है, संसद कानून बना रही है, न्यायालय निर्णय दे रहा है, तो उसका तो विकास चल रहा है। तो उसमें किसी संविधान सभा का गठन नहीं किया जाता, उसमें कोई संविधान सभा नहीं होती। अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। निर्मित होने की तारीख या डेट तथा लागू होने की तिथि ज्ञात होती है। यानी जो लिखित संविधान होते हैं, संविधान कौन सी तारीख से बनना शुरू हुआ, संविधान कब बनकर तैयार हुआ, संविधान लागू कब हुआ, तो ये सब लिखित संविधान में ज्ञात होता है, लिखित होता है। जबकि जो अलिखित संविधान है उसमें वो तो विकसित हो रहा है, कभी पहले से विकसित होता चला आ रहा है, वर्तमान में हो रहा है, भविष्य में भी विकसित होता रहेगा। तो उसमें कोई
डेट नहीं होती, जबकि जो लिखित संविधान में होते हैं वो डेट होती है। निर्मित होने की तारीख, जैसे भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 में हमारे देश यानी भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये हमारा एक लिखित संविधान है। तो एक निश्चित डेट हमारे पास है, जबकि जैसे ब्रिटेन में है उसका संविधान कब बना, कब से बनना शुरू हुआ, खैर बनने का तो चार्टर एक्ट है, लेकिन कब लागू हुआ, कब बनकर समाप्त हुआ, ऐसी कोई डेट नहीं है, जबकि भारत में ये डेट है। तो हम इस अगर हमें जानना हो कि किस देश का संविधान लिखित है और किस देश का संविधान अलिखित है, तो हम इस एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कोई संविधान लिखित है या अलिखित। हम मात्र उसका संविधान बनकर कब तैयार हुआ और कब लागू हुआ, इसके आधार पर ही हम किसी भी संविधान का ये वर्णन कर सकते हैं कि वो लिखित है या अलिखित। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो लिखित संविधान है वो राज व्यवस्था की प्रकृति के सभी विकल्प पाए जाते हैं। देखिए जो लिखित संविधान है, आपको मैं उदाहरण से बताती हूँ। जैसे आप बड़े हुए, आपने जॉब करनी स्टार्ट की, आपके पास धन है, आपको घर बनाना है, तो आपने एक प्लॉट लिया, उसमें अपनी मर्जी का घर बनवा लिया। कहाँ हमें किचन चाहिए, कहाँ हमें बेडरूम चाहिए, किस तरीके का, मतलब आपने अपनी मर्जी से बनवा लिया क्योंकि आप शुरू से बना रहे थे। और यदि अगर आपके पिताजी ने अभी घर बनाया ही था, घर आपका बिल्कुल मजबूत है, तो आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर बाहरी दिखावट से बात है तो कर सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें अगर हमें कुछ निर्माण कार्य करना है तो हम उसके ऊपर कर सकते हैं, बाकी उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं हो सकता कि हम किचन को उठा के इधर से इधर खिसका दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार का संविधान में ये अंतर पाया जाता है। ये मैंने आपको एक उदाहरण से समझाया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो देखिए जो लिखित संविधान है वो राज व्यवस्था की प्रकृति के सभी विकल्प खोलता है। यानी जब हम संविधान लिख रहे हैं तो हमें अपना देश कैसा चाहिए, एकात्मक, संघात्मक या अर्धसंघात्मक, यानी जो वहाँ पे जो केंद्र है वो बिल्कुल मजबूत हो, सारी शक्तियाँ केंद्र के पास हो, सारी पूरे देश के लिए जो कानून बनाए सिर्फ केंद्र बनाए, यानी सर्वोपरि कौन हो, केंद्र हो। और जबकि जो संघात्मक है, यहाँ पे एकात्मक में शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी जितनी भी शक्ति है सब किसके पास होंगी, केंद्र के पास। और संघात्मक में केंद्र के पास भी शक्तियां होती हैं, केंद्र भी कानून बना सकता है, और प्रांतों के पास भी शक्तियां हैं, प्रांत यानी राज्य भी अपने अपने क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। और कुछ ऐसे भी मुद्दे होंगे जिनमें दोनों मिलकर विचार विमर्श करके बना सकते हैं। तो एकात्मक और संघात्मक में आप समझे होंगे। और अर्धसंघात्मक, इन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन एकात्मकता के कुछ अधिक लक्षण पाए जाते हैं संघात्मक के अनुसार, यानी थोड़ी मात्रा एकात्मक की ज्यादा दिखाई देती है, एकात्मकता की झलक कुछ ज्यादा दिखाई देती है। तो आई होप आप ये बात समझे होंगे कि जो लिखित संविधान है उसमें राज व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी, इसके सभी विकल्प पाए जाते हैं। क्योंकि जब हम कोई चीज शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से, तो हमारे पास काफी विकल्प रहते हैं। अब यदि हम किसी चीज को बीच से शुरुआत करते हैं या फिर कोई चीज चल रही है, तो उसमें हम ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। तो देखिए राजा का बेटा राजा बन रहा था, सबको सारा कंट्रोल राजा के हाथ में था, नीतियां कानून राजा बना रहा था, तो किसके लक्षण है वे एकात्मकता के लक्षण है। यानी सारी सत्ता किसके पास है, सारी शक्ति सारी सत्ता सारे अधिकार राजा के पास है। तो ये क्या हुआ, इधर शक्ति का केंद्रीकरण हुआ। तो यानी जो अलिखित संविधान है वहां पर राज्य व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक होती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 7। न्यायपालिका की शक्तियां विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में अधिक व्यापक होती हैं। देखिए भारत में यदि कोई कानून बनाया जाता है तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वो उसकी समीक्षा कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है कि कहीं नागरिकों के अधिकारों का
हनन तो नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है कि नागरिकों के अधिकार थोड़े कम कर दिए हों। तो ये हमारी न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वो इस चीज की जांच कर सकती है। लेकिन जहाँ पे संसद की सर्वोच्चता है, जहाँ पर अलिखित संविधान है, वहां पर न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र नहीं होती कि संसद ने बनाया कानून और उसे न्यायपालिका शून्य कर सके। इतनी शक्ति नहीं होती। यानी जो लिखित संविधान है, वहां न्यायपालिका के पास कुछ अधिक, कार्यपालिका और विधायिका से कुछ अधिक शक्तियां होती हैं। यानी वो उनके कार्य की समीक्षा कर सकती है, तुमने कैसा कानून बनाया है, इससे उसमें वो उनसे जांच कर सकती है। जबकि अलिखित संविधान में ऐसा नहीं होता। वहां पर न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र नहीं होती, या फिर उसके पास इतनी शक्तियां नहीं होती। चलिए अगला पॉइंट देखा था, 8वां पॉइंट क्या है। संविधान में संशोधन कठिन, सरल अथवा लचीला हो सकता है। यानी संविधान जिस प्रकार राज व्यवस्था की प्रकृति के सारे मार्ग खोलता था, तो यहाँ पे संविधान में संशोधन के भी सारे मार्ग खोलता है कि संविधान संशोधन कठिन भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है। यानी कठोर कठिन हो गया, सरल बहुत ही इजी, लचीला मतलब थोड़ा मध्यम मार्ग। तो जो लिखित संविधान है, तो उसमें संशोधन सरल, कठिन और लचीला तीनों प्रकार का हो सकता है। जबकि जो अलिखित संविधान है, उसमें संशोधन सरल या लचीला ही होता है, उसमें कठिन नहीं होता। क्योंकि जो संविधान बन रहा है वो तो संसद के नियमों से बन रहा है। संसद जो कानून बना रही है, संसद सर्वोपरि है। जहाँ पर संसद सर्वोपरि है, तो फिर संसद चाहेगी संविधान में संशोधन कर देगी, तो वहाँ पे कोई कठिन संशोधन नहीं होता। चलिए अब इनके उदाहरण, जिनके बारे में हमने इतना समझा, तो उनके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। तो लिखित संविधान के उदाहरण हैं अमेरिका, श्रीलंका, भारत और जापान। जबकि अलिखित संविधान के उदाहरण हैं ब्रिटेन, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड और इजराइल। तो देखिए कुछ हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। जैसे अमेरिका क्या है, दुनिया का पहला लिखित संविधान। जो अमेरिका का लिखित संविधान है, वो दुनिया का पहला लिखित संविधान है। और यह यह कठोर यह कठोर प्रकृति का है। इसमें जो संशोधन है बहुत ही कठोर है। तो ये कठोर प्रकृति का है। और देखिए जो श्रीलंका का है, और ये सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है, कठोर संविधान है और सबसे छोटा लिखित संविधान है। जबकि जो श्रीलंका का है वो लचीला संविधान है। यानी उसमें जो संशोधन है वो ना ही इतना कठोर है और ना ही इतना सरल है, इसमें लचीला है, लचीला संविधान। अमेरिका में था कठोर संविधान, वहां पे जो संशोधन है उसमें थोड़ी कठोरता है। इतनी आसानी से वहां के जो संविधान है, इतनी आसानी से संशोधन नहीं होता। देखिए भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान संविधान देखिए सबसे छोटा लिखित संविधान किसका था, अमेरिका, और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। अब देखते हैं जो भारत में संशोधन है वो किस प्रकार का होता है। भारत में कठिन या भारत का संविधान कठोर, सरल तथा लचीला है।
यानी जो भारत के संविधान में जो संशोधन है, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें आसानी से संशोधन यानी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। कुछ ऐसे हैं जिनमें विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किए जाते हैं। कुछ लचीले संशोधन होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि विशेष बहुमत क्या है और साधारण बहुमत क्या है। तो यानी देखिए, जापान का जो है एशिया का पहला संविधान। तो देखिए, अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है। कठोर संविधान है, उसमें संशोधन आसानी से नहीं होता। सबसे छोटा लिखित संविधान है, यानी दुनिया का पहला लिखित संविधान, सबसे कठोर संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान किस कौन सा है? अमेरिका का संविधान। जबकि श्रीलंका का संविधान लचीला संविधान है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो ये कह रहे थे कि लिखित संविधान जो है वो कठोर, जो अलिखित संविधान है वो लचीला होता है। तो देखिए, जो लिखित संविधान है उसमें सभी मार्ग खुलते हैं, चाहे राज्य व्यवस्था की प्रकृति की बात हो या संविधान में संशोधन की बात हो। जो लिखित संविधान होता है उसमें सभी मार्ग खुलते हैं। तो जो श्रीलंका ने अपनाया वो लचीला संविधान है। भारत में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और संशोधन की बात करें तो यह कठोर, सरल और लचीला, इसमें तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जापान का संविधान जो है वो एशिया का पहला संविधान है, सॉरी, पहला लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर कुछ कमी लगी हो तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम अपनी आने वाली क्लासेस में थोड़ा सुधार कर सकें। धन्यवाद।